डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब लोग अच्छे होंगे और मास्क लगा कर ही आप बाहर निकले, कहीं घर से बाहर जहाँ तक हो सके आप नहीं जाए, और जब भी जाए मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइज करके जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है अव्यय। हमने जब शब्द विचार पढ़ा था तब देखा था कि शब्द जो है प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता था विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल आदि से क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वे कौन से हैं? विकारी शब्द। और आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी। अविकारी यानी जो शब्द लिंग, वचन, काल उससे प्रभावित नहीं होते हैं, यानी जब स्त्रीलिंग है तो भी वही शब्द प्रयोग में लेंगे, पुल्लिंग है तो भी वही शब्द प्रयोग में लेंगे, वचन एक वचन है तो भी वही शब्द प्रयोग में आ रहा है, बहुवचन है तो भी वही शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। विकारी शब्द जो है वो कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हमने देखा था कि जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं, पुल्लिंग आते ही वो संज्ञा शब्द चेंज हो जाता है। क्रिया में भी इसी होता है, जैसे स्त्रीलिंग है तो करता आएगा, काम करने वाला कर, जैसे कि लड़की है तो करता है, लड़का है तो करता है, लड़की है तो करती है, तो वहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन अविकारी शब्द जो है वो कौन कौन से हैं? पहले हम परिभाषा देंगे कि जो शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल से परिवर्तित नहीं होते। किससे परिवर्तित नहीं होते? लिंग, स्त्रीलिंग आए, पुल्लिंग आए फिर भी चेंज नहीं होते, वचन आए फिर भी चेंज नहीं होते, काल आए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों कालों में एक से प्रयोग होते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। वहाँ उस शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी। अव्यय अ प्लस व्यय जो खर्च नहीं होते हैं, और अविकारी जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विकारी यानी विकारी याद करने के लिए बोलते हैं ना, ये इतना मैं मांगती हूँ। विकारी या विकारी, विकारी क्या करता है? भीख मांगने के लिए अपना रूप बदलता रहता है, कभी वो कुछ और बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, तो वहाँ चेंज होता है। विकारी चेंज होता है, इसलिए विकारी भी चेंज होता है, और अविकारी चेंज नहीं होता है। ये बात आप याद करने के लिए बोल रही हूँ, वहाँ विकारी नहीं लिखना है, सिर्फ विकारी को बता रही हूँ कि विकारी आप अपने माइंड में बिठा लोगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि विकारी शब्द कौन से है, अविकारी शब्द कौन से है। अब हिंदी में विकारी शब्द जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं। अव्यय शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंधबोधक।
तो वह विषयानी। और निपात, निपात का मतलब होता है किसी भी शब्द पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए या किसी का ध्यान उस शब्द पर लाने के लिए, ज़्यादा अटेंशन लाने के लिए उस शब्द के ऊपर जो जोर दिया जाता है वहाँ पर निपात, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, निपात। अब हम इन सब को एक एक कर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इन सब के भी अलग अलग पार्ट हैं। समझ में आ गया? एक बार इसे नोट कर लो नोटबुक में। अब मैं रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अभी मैंने बताया क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अव्यय में क्रिया विशेषण शब्द जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है, पहला क्रिया विशेषण है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अन्य प्रकार निपात होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी कितने पार्ट हैं? 2, 4 पार्ट हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब सबसे पहले काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो जहां पर क्या करता है, क्रिया के समय का बोध कराए। किसका? क्रिया विशेषण कर रहे थे, क्रिया ही होगी। तो जहां पर क्रिया के समय का बोध हो वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया स्थान, स्थान से पता चलता है स्थान। तो जहां क्रिया के स्थान का बोध हो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति का अर्थ होता है तरीका। जहां हमें क्रिया के करने का तरीका पता चले, उसका ढंग पता चले, रीति पता चले, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक, परिमाण आपको पता है नाप तोल माप। तो जहां पर नाप तोल माप हो, इसकी क्रिया की संज्ञा या सर्वनाम की नहीं है ना, जहां पर क्रिया की नाप तोल माप का पता चले वहां कौन सी क्रिया, कौन सा हो जाएगा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन्हें हम एक उदाहरण देके समझ लेते हैं। देखो, आज कमल दिन भर पढ़ता रहा। उदाहरण देख लेंगे। आज कमल दिन भर पढ़ता रहा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है, क्रिया की विशेषता ढूंढनी। तो सबसे पहले क्रिया शब्द लिखना पड़ेगा, पढ़ता रहा। ये क्या है? क्रिया है। और हम कौन सा देख रहे हैं? आज कमल। कमल क्या है? संज्ञा है। तो हमें यहाँ देखना है कि दिन भर क्या है? दिन भर। तो ये जो दिन भर शब्द है वही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब अगर मैं यहाँ कमल की जगह कमला करूँ, आज कमला दिन भर पढ़ती रही, तो क्या हुआ? दिन भर शब्द चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं लिख दूँ लिंग की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो जो क्रिया सबसे पहले मैं क्या ढूंढी? क्रिया ढूंढी। उसके आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसको ढूंढना है
आना और वह अभी आया। तो अभी अभी जो शब्द है वो क्या है, क्रिया का काल को जो बता रहा है, दिन भर, अभी या कल, जो समय बताए उसे काल कहते हैं, और जो किसका समय बता रहा है, क्रिया का बता रहा है, और जो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अगर मैं लिखूं कि वह अभी आई, तो ये अभी शब्द जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, या वे अभी आए, वचन में बता दूं, बहुवचन हो जाए कि वह वे अभी आए, तो भी यहाँ अभी जो शब्द है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए कौन सा शब्द है, आयोजक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक, जहाँ में क्या हो, स्थान, क्रिया के स्थान का पता चले वहाँ स्थानवाचक होता है। जैसे कि वह, तुम इधर आओ, इधर, इधर भी स्थान है, तुम इधर आओ, इधर, वहां जाओ, मैं बता रही हूँ स्थान बता रही हूँ कि वहां जाओ, उसी स्थान पर, वहां, इधर, उधर, वहां, यहाँ, फिर दाएं हो, दाएं, बाएं। तो ये जो शब्द है वो कौन से अव्यय को बताते हैं, स्थानवाचक अव्यय को बताते हैं, जिसमें ये चेंज नहीं होते हैं। अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है, तरीका बताता है कि क्रिया जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो जैसे मैं लिखूं, सूरज अचानक आ गया, अब यहाँ क्रिया क्या है, आ गया, कौन आया, सूरज, सूरज किसी लड़के का नाम है, उठने वाला नहीं, ठीक है। अचानक, तो वो किस तरीके से आया, अचानक आया, तो यहाँ तरीका बताया, तो अचानक क्या है, रीतिवाचक। फिर विमल जरूर आएगा, तो विमल जरूर आएगा, कैसे आएगा, जरूर, यानी वहां पर हम क्या बता रहे, रीति बता रहे, तरीका बता रहे, किस तरीके से आ रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक, अचानक, जरूर, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, शीघ्र, तुम ध्यान से पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। तो यहाँ जो तरीका बता रहे हैं वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक, जहाँ पर क्रिया की नाम तो नाम का पता चले, इसका क्रिया की, अगर संज्ञा के नाम तो नाम का पता चलता है तो वहाँ क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिया की माप का पता लगाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा करो, स्वस्थ रहो। तो यहाँ पर थोड़ा खाओ, क्रिया क्या है, खाना, और क्या खाना है, थोड़ा। अगर मैं कहूँ कि थोड़ी चीनी, तो यहाँ चीनी लिखूं तो क्या हो जाएगा, संज्ञा, तो क्या बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्रिया के पहले ही थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, नाम और नाम होते हैं, इसके पहले, क्रिया के पहले, तो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कालवाचक, समय का पता करें, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये सब किसके में थे, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो जहाँ क्रिया के समय का बोध करा है वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के स्थान का बोध करा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के तरीके का पता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया के नाम और माप का पता चले वहाँ क्रिया माप क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फोर्थ, कन्वर्ट। जैसे इसमें भी कन्वर्जन करना है। पहले हमने क्या किया था कि जो भी स्मॉलर यूनिट थी उसको ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट किया, मतलब हायर में कन्वर्ट किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, डिवाइड किए थे। अब आपके देखना फोर्थ क्वेश्चन देखना, 2 किलोमीटर इंटू मीटर। ए वाला देखना, फोर्थ का ए, 2 किलोमीटर इंटू मीटर, ये है आपके। अब आपको मीन्स क्या कि 2 किलोमीटर का आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो वेरी वेल, क्या जानते हैं हम कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप ये कन्वर्जन यूनिट सॉल्व करो तब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साइड में वो
टेबल चार्ट बना देना है, जिससे आप क्या आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तब इसमें देखना 2 किलोमीटर इंटू मीटर, मतलब आपको इसको हायर से स्मॉलर में चेंज करना है, मतलब क्या लोअर में चेंज करना है, ठीक है, बिगर टू स्मॉलर। तो क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करना है, अब हमें यूनिट भी पता होना चाहिए कि क्या यूनिट है, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 इंटू 1000, तो कितने हो जाएंगे 2000 मीटर। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि रीज़न भी आप लिख सकते हो, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 1000 मीटर, क्लियर। साथ साथ में आप रीज़न भी लिखो कि कैसे क्या आया, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट और देखो बी वाला, ठीक है, ये डेसिमल में है इसलिए बता रही हूँ आपको, HM इंटू मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर HM का आपको पता है कि हेक्टोमीटर, और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि HM ग्रेटर है या M ग्रेटर है, ऑब्वियस HM ग्रेटर है, हेक्टोमीटर ग्रेटर है। तो यहाँ पर पहले आप सीक्वेंस नोट कर लो, जैसे फर्स्ट हमारी क्या थी किलोमीटर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे क्या था HM, देन डेका, तीनों में प्रोसेस वही रहेगी, वेट में भी वही रहेगी, जो ग्राम है और लीटर इनमें भी यही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएंगे नेम, ठीक है, यहाँ मीटर, देन फिर आपके आ जाएगा पर डेसी, देन आपके CM, और CM लास्ट में आ गया आपके आ जाएगा MM मीन्स मिलीमीटर, क्लियर। तो अब इसमें ये देखो 5.3 HM, अब HM को आपको किस में कन्वर्ट करना है M में, तो HM हमारे यहाँ है और ये M इसका मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई। अब आप किससे मल्टीप्लाई करना है ये भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया था सीक्वेंस 10, 100, 1000, मतलब आपको जैसे जैसे कोई भी यूनिट करना है उसके बाद वाली क्या होती है 10। तो अब जैसे देखना 1 HM को हम कन्वर्ट कर रहे हैं M में, तो पहले ये देखो कि 1 HM इक्वल्स टू 10 DM, 10 डेका हो जाएगा 10 डेका मीटर, 1 HM इक्वल्स टू 10 डेका मीटर, 1 HM इक्वल्स टू 100 मीटर, 10 100 ऐसे सीक्वेंस चल रहा है एक से आगे से आगे। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे M में कन्वर्ट कर रहे हैं मीन्स मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है या तो आप डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट, या तो आप डायरेक्ट क्या करोगे डेसिमल शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप पॉइंट रिमूव करके वाली प्रोसेस भी कर सकते हो, जैसे प्रोसेस ये मैं कर दी यहाँ पर, जैसे 10 से 10 कट, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 53 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 530 मीटर, और जो भी यूनिट में हम कन्वर्ट से करें तो लास्ट में हमारे वही यूनिट यूज़ होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया 530 मीटर, समझ में आया। तो इस टाइप से आपको मतलब जब भी आप मैंने मतलब कन्वर्जन करने से पहले ऐसे सीक्वेंस अरेंज कर देना, ठीक है, तो इससे आपको ईजी रहेगा। अब देखो सी वाला तो इजी है, जैसे डेका मीटर है उसको M में कन्वर्ट करना, अब यहाँ पर डेका मीटर, जैसे ये डेका मीटर है उसको M में कन्वर्ट करना है, इसका मीन्स ये तो पता है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हम ग्रेटर टू स्मॉलर में जा रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई अब किससे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मैंने बताया था कि 1 डेका मीटर इक्वल्स टू 10, क्योंकि इसके बाद जस्ट ये आ रहा है तो 10 ही हो जाएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। अब जैसे ये है डी वाला देखो 2.1 किलोमीटर इन डेका मीटर, 2.1, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर है 4th का डी, ठीक है, 2.1 किलोमीटर इंटू डेका मीटर। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। अब जैसे DA में, तो इसका मतलब ये डेका मीटर हुआ, ये डेसीमीटर नहीं हुआ, ये भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 2.1 किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो किलोमीटर हमारे यहाँ और यहाँ पर हमें डेका मीटर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टो, क्लियर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 डेका, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, वही पॉइंट रिमूव करके करो, 10 से 10 यहाँ से कर, तो क्या हो जाएगा आंसर आपके 210 डेका मीटर DM, समझ में आ गया। तो इस टाइप से आपको इसको कन्वर्जन करना है। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क हैं। 5th क्वेश्चन देखो अब 2538 मीटर इंटू HM। अब ये कन्वर्जन देखो क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 2538 मीटर इंटू HM। अब ये है, अब देखो सीक्वेंस वही यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, मीटर को HM में कन्वर्ट करना है, मीटर को HM में कन्वर्ट करना है। इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर टू हायर, मतलब मीटर तो इससे क्या है, छोटी यूनिट है, ये तो ये लोअर है ना इससे, तो हमें क्या करना है यहाँ पर डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड के लिए देखो HM है, अब HM के बाद में क्या आता है, डेका, और डेका के बाद क्या आता है, मीटर। तो इसका मीन्स हम क्या करेंगे, इसको 1 HM इक्वल्स टू 10 डेका मीटर, 1 HM इक्वल्स टू 100 मीटर। क्लियर। तो इसका मतलब हमें मीटर से मीटर को HM में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2538 अपॉन यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें मीटर को HM में, मतलब हम स्मॉलर टू हायर में जा रहे हो, स्मॉलर टू हायर में अगर कन्वर्जन करना है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब पॉइंट शिफ्ट कर दो, डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 100 डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 25.38 और यूनिट क्या आ जाएगी, HM। क्लियर। और आप साइड में आप इसका रीज़न भी लिख सकते हो, मैंने बताया कि यूनिट आपको ऐसे लिखना है कि 1 HM इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, वो चार्ट आप बना देना साइड में, ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखो, अब जैसे बी वाला भी है, जैसे अब बी DM को HM में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसीमीटर को HM में करना है। तो डेसीमीटर के बाद DM है, ठीक है, और ये DM और HM, तो DM और HM है, तो DM क्या है, HM से स्मॉलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड किससे करना है, अब वही सीक्वेंस देख लेना। HM के बाद क्या आ रहा है, मीटर, HM के बाद आएगा आपके डेका, डेका के बाद आएगा आपके मीटर, मीटर के बाद आपके आएगा डेसी। तो इसका मीन्स हम क्या करेंगे, इसका मीन्स हम 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे, क्यों 10 तो डेका के हो जाएंगे, ठीक है, देन 100 हो जाएगा मीटर का, और 1000 हो जाएगा आपके डेसी का। तो हम डायरेक्ट डेसी इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें आप ये सब क्वेश्चन करना 5th में। अब 6 वाला देखो, कन्वर्ट, फिर से कन्वर्ट आया। अब 2.7 डेका ग्राम। अब देखो यहाँ पर अब ग्राम का आ गया, सेम वही है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर वो चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई, बाकी सीक्वेंस वही है, ऑर्डरली आपको पूरा वही करना है, वैसे कन्वर्जन करना है सब कुछ। ठीक है, अब जैसे 6 वाला देखो, सबसे फर्स्ट है 2.7 DG। अब यहाँ पर DG, इसका मीन यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसी ग्राम। यहाँ पर DAG नहीं आया, यहाँ पर क्या आया, ओनली DG, इसका मतलब डेसी ग्राम आया है, इंटू mg। मीन्स mg का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पर वो वेट वाली आ गई है, तो वेट के लिए वही सीक्वेंस रहेगा, kg, AG, देन डेकाग्राम, DAG डेक, ठीक है, फिर G आ जाएगा, फिर DSC आ जाएगा। तो इस टाइप से वो भी सीक्वेंस ऑर्डरली वही रहेगा सीक्वेंस। अब इसमें देखो जैसे 2.7, अब हमें पता है कि डेकाग्राम को हमें mg में कन्वर्ट करना है, तो डेका नहीं, डेसी को हमें mg में कन्वर्ट करना है, तो ग्रेटर टू स्मॉलर में। अब ग्रेटर टू स्मॉलर में करेंगे तो वही मल्टीप्लाई करना, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो डेसी का हमारे सीक्वेंस में देखना, ऑर्डरली में, उसमें चार्ट में देखो कि यहाँ पर डेकाग्राम के बाद क्या आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मीन्स 1 डेसीग्राम इक्वल्स टू 10 सेंटीग्राम। देन सेंटीग्राम के बाद क्या आता है, mg, तो कितना होगा, 100, क्या होगा, 100, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और यहाँ पर हो जाएगा, पॉइंट रिमूव कर दो, 10 आ जाएंगे, 0 से 0 कर, तो यहाँ पर आंसर कितने हो गए, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270, और यहाँ पर आ जाएगा आपके mg। क्लियर। अब जैसे देखो इसमें D वाला देखना, D वाला नहीं, E देखो, E है आपके 0.82, G मीन्स यहाँ पर ग्राम, ठीक है, इनटू अब यहाँ पर CG है, CG मीन्स क्या होता है, सेंटीग्राम, और वी नॉट डेट 1 ग्राम इक्वल्स टू CG। हाउ मेनी CG। अब देखो 1 ग्राम के बाद में क्या आ रहा है, डेसी आ रहा है, तो इसका मीन्स 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 डेसी, और उसके बाद 1 ग्राम इक्वल्स टू 100 सेंटीग्राम। तो इसका मीन्स हम क्या करेंगे,
100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये ग्रेटर टू स्मॉलर में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पर 0.82 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट रिमूव कर देते हैं, पॉइंट हम रिमूव कर देते हैं, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएंगे आपके 82 cg, 82 cg मतलब सेंटीग्राम, मतलब यूनिट लगाना मत भूलना, अब ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये है आपके 6 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करना, ये आपको करने ही है, वैसे होमवर्क है। क्लियर? अब आगे के जो भी क्वेश्चन है 7th 8 9 10 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका पार्ट 10 है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको दिखाया था फर्टिलाइजेशन। ये दोनों स्टेप थे। फर्टिलाइजेशन को मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी समझा दिया था कि किस तरह से जिसका पॉलन ग्रेन होगा वही उसकी स्टिग्मा से अटैच होगा, उसी के लिए स्टिग्मा अंदर की साइड में पॉलन ट्यूब बनाएगी और फिर पॉलन ट्यूब अंदर जाके फ्यूज होकर माइक्रोपाइल से मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज करती है। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो होता है जाइगोट डेवलप हो गया। जैसे ही मेल फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो एक चीज बनती है जाइगोट, और ये जाइगोट बाद में धीरे धीरे जाके डेवलप होकर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। हमारे लिए प्लांट में एम्ब्रियो हमारा फ्रूट कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, अब ये टॉपिक है हमारा छोटा सा कि किस तरह से फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। After fertilization, the parts of flowers such as sepal, petal and stamen fall out. After fertilization यानी कि ये कि जैसे ही ये प्रोसेस होता है इसके बाहर के जो भी सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बता दिया था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यहाँ के जो एक्स्ट्रा बाहर वाले पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सेपल हो गया, पेटल हो गया और इवन एंथर मेल पार्ट में जो होता है फ्लावर का, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके एक बार अगर पॉलन ग्रेन यहाँ अटैच हो गया है तो वो इससे फ्यूज भी हो जाएगा, तो बाहर वाले मेल पार्ट का कोई काम नहीं होता है। तो जैसे जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है ये सारे अदर पार्ट्स जो बाहर होते हैं वो सारे फॉल अप हो जाते हैं। फॉल अप का मतलब गिर जाते हैं। द ओवरी इंक्रीज इन साइज एंड मैच्योर टू फॉर्म अ फ्रूट। धीरे धीरे ये ओवरी वाला पोर्शन मैच्योर होने लगता है और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। द ओवरी वॉल नाउ बिकम्स द फ्रूट वॉल। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट बना देती है, यानी फ्रूट की वॉल कहलाती है। द ओव्यूल्स फॉर्म द सीड। इस तरह से अंदर वाले जो ओव्यूल होंगे वो क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे। फ्रूट में है वन और मोर सीड। एक फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी फ्रूट में सिर्फ 1 या 2 सीड्स होते हैं, कभी कभी किसी में 4 या 5 होते हैं और कभी कभी किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पपाया का एग्जाम्पल लो तो पपाया में बहुत सारे मैनी सीड्स होते हैं। कुछ सीडलेस पपाया भी आते हैं मार्केट में, तो वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट जिनके अंदर 4 या 5 सीड होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन 8 या 10 सीड होते हैं स्लाइस में। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल, यानी जिस फ्लावर में जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं बाद में जब वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओव्यूल क्या बन जाते हैं, सीड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये फ्रूट का फॉर्मेशन तो बता दिया हमें। एक फ्लावर था, फ्लावर से किस तरह से पॉलन ग्रेन आया, फ्यूज हुआ और सारे पार्ट्स गिर गए। इवन ये जो स्टिग्मा होती है ना, ये वाली भी गिर जाती है जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, सारे कुछ चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। इस तरह से सिर्फ एक पार्ट बचता है और वो है ओवरी, और फिर धीरे धीरे वो फ्रूट में कन्वर्ट होकर वापस एक नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहाँ पे जो ओव्यूल की बात कर रहे हैं वो बाद में सीड में कन्वर्ट होकर दूसरे प्लांट को बनाने में सक्षम होते हैं। और सीड हैज़ अ हार्ड कवरिंग। हर सीड के ऊपर एक हार्ड आउटर कवर होता है। व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, जब भी आप किसी सॉइल सीड को मॉइस्ट सॉइल में रखते हो, इट्स कवरिंग बिकम सॉफ्ट। आपको पता है कोई भी सीड को आप वाटर में डिप करके रखते हो ओवरनाइट, तो वो धीरे धीरे उसका जो हार्ड आउटर कवर होता है, जो जितना ज़्यादा टफ और हार्ड होता है, वो धीरे धीरे रात भर में सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता है, यानी ओपनिंग पार्ट होता है हर सीड का, जहाँ से माइक्रोपाइल जिसको बोलते हैं, और वहाँ से पानी अंदर एंटर होता है। और जिस चीज़ के अंदर पानी भर जाता है ऑब्वियसली उसका हार्ड आउटर कवर किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट में।
द फूड इनसाइड स्वेल अप एंड द शेल बर्स्ट ओपन। इस तरह से क्या होता है कि मॉइस्ट सॉइल में डालने पर उसका कवरिंग सॉफ्ट हो जाता है, उसके अंदर फूड जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है यानी फूल जाता है। एंड द शेल बर्स्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द एंजाइम प्रेजेंट इन द सीड डाइजेस्ट द स्टोर्स फूड। जैसे ही अंदर पानी आ जाता है ये सीड इस तरह से चेंज हो जाता है, फूल जाता है। फूलने के बाद इसका आउटर कवर फट जाता है यानी बर्स्ट ओपन हो जाता है, बर्स्ट यानी फूल जाना। और इस तरह से उसमें जो पहले सबसे पहले रूट निकलती है उसको रेडिकल बोलते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ऊपर की तरफ जो ब्रांच निकलती है जो बाद में जाके शूट बनाती है वो कहलाती है प्लमल। इस तरह से डेवलपमेंट हो के एक न्यू बेबी प्लांट बनता है और उस बेबी प्लांट से न्यू प्लांट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पे कुछ ह्यूमर्स हमें लिखा है, द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर इज नॉट ट्रू फ्रूट। हम जो फ्लैशी यानी जिसमें अंदर लिक्विड पोर्शन ज़्यादा होता है, तो पियर और एप्पल जो हम खाते हैं इज नॉट ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट नहीं है वो। द थैलेमस एक्चुअली ग्रोज राउंड द ओवरीज एंड बिकम फ्लैशी इन द फ्रूट, सच अ फ्रूट नोन एज फॉल्स फ्रूट। ये ट्रू फ्रूट नहीं फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरी से ज़्यादा थैलेमस वाले पार्ट से डेवलप होते हैं। जहाँ पे ये वाला पार्ट होता है ना नीचे की तरफ, इसके नीचे जो सेपल होते हैं ग्रीन कलर के, और सेपल के पास में जो खुला हुआ भाग होता है जहाँ से हम फ्लावर को कैरी करते हैं, वो वाली चीज़ जो होती है वहाँ से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम इनको फॉल्स फ्रूट बोल सकते हैं, ट्रू फ्रूट नहीं बोल सकते। यहाँ पे और कुछ लिखा है जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। एंड मेक इट सॉल्यूबल, द सॉल्यूबल फूड यानी कि जो फूड स्टोरेज फॉर्म में होता है फ्रूट के अंदर वो सॉल्यूबल फॉर्म में होता है। द सॉल्यूबल फूड हेल्प रेडिकल एंड प्लमल टू ग्रो। मैंने ये लाइन बता दी आपको, रेडिकल और प्लमल बन जाती है ग्रो होने के लिए। द रेडिकल ग्रोज फर्स्ट एंड मूव इनटू द सॉइल फॉर्मिंग द रूट, द प्लमल मूव अपवर्ड एंड कम्स आउट ऑफ टू द सॉइल फ्रॉम द स्टेम, and the plumel now utilize the sunlight to start photosynthesis. At this stage the plant start making its own food. ये चीज़ ही बता रहा है कि जो सबसे पहले रूट निकलेगी उसको रेडिकल बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो निकलेगी टुवर्ड्स सनलाइट वो क्या होगी? शूट। उसको क्या बोलते हैं? प्लमल। प्लमल जो शूट में डेवलप होती है, रेडिकल जो रूट में डेवलप होती है। दूसरी बात, ये अपना क्या काम करेगी? ग्रोथ करेगी सॉइल की तरफ, उनसे न्यूट्रिएंट खींचेगी। प्लमल नाउ यूटिलाइज द सनलाइट, धीरे धीरे प्लमल ऊपर जाएगा और वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा। जैसे ही फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया, प्लांट ने अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अब उसको सर्वाइव करने में इजी रहेगा। किसको? बेबी प्लांट को। अब है नेक्स्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी कभी कभी क्या होता है कि इजीली यहाँ वाला पॉलन ग्रेन यहाँ पे नहीं आ पाता और फ्यूज़ नहीं हो पाता, ऐसी कंडीशन में हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता होगा? यानी कि मैन मेड ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली प्रोसेस। द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, एज ए रिजल्ट वी रिक्वायर मोर फूड। रिक्वायर मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम वेट नहीं कर सकते कि कोई फ्लावर है तो फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्लावर का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएगा। सपोज किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अगर हवा चलती है तो सारे फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट नहीं हो पाते। जैसे देखते हैं मार्च के मंथ में बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं आम के पेड़ पर, मैंगो ट्री पर, लेकिन वो सारे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो पाते? नहीं हो पाते। जितना भर के वो मैंगो ट्री फ्लावर देता है उतने भर के फ्रूट कभी नहीं लग पाते। तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है कि हमारे सारे लोगों की जो फुलफिल होती है रिक्वायरमेंट जो होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, यानी हम हमारी हेल्प से, यानी हम लेबोरेटरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फटाफट से पॉलिनेशन करवा दो ताकि जल्दी से जल्दी फ्यूजन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, जल्दी से जल्दी हमारा जाइगोट बन जाए और एम्ब्रियो से फ्रूट कन्वर्ट होकर हमें हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। लैंड एरिया ऑफ द अर्थ इज लिमिटेड। आपको ये भी पता है कि जो खेती या एग्रीकल्चर फील्ड है या जहाँ पे बागवानी होती है, जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वहाँ वो जो ज़मीन है वो बहुत कम है और रहने की जगह बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्सप्लोजन हो रहा है हमारी पॉपुलेशन का। सो द ओनली वे टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन इज टू डेवलप बेटर क्वालिटी सीड और क्रॉप। इसलिए यही हमारे पास ऑप्शन है आर्टिफिशियल पॉलिनाइजेशन, जिसकी वजह से हम एक बेटर क्वालिटी का सीड उगाए ताकि वो जल्दी जल्दी से ग्रो करके हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करवा दें। The improvement of the quality of seed crop is done by the process of hybridization by artificial pollination। तो आपको ये अंडरलाइन करना है कि हम किस तरह से अपने सीड्स
और अपनी क्रॉप प्लांट की जो क्वालिटी है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो इम्प्रूव करने की ये जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, या फिर उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अच्छे अच्छे प्लांट के अच्छे अच्छे जीन्स को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि सेलेक्टिव जीन्स को अलग करके उनके द्वारा आर्टिफिशियल, जैसे हमने पढ़ा था टिश्यू बन जाए। तो उस तरह से किसी लेबोरेटरीज में, किसी टेस्ट ट्यूब में अगर सॉल्यूशन मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ नए टाइप की वेराइटीज़ को क्रिएट करना, ऐसी जाति क्रिएट करना, ऐसी स्पीशीज क्रिएट करना जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, यानी ऐसे प्लांट जिनमें बीमारी नहीं लगे, डिजीज क्रिएट ना हो, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है संकरण। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज कैरिड आउट एज फॉलोज। सेलेक्ट फ्लावर प्लांट विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी उसके पॉइंट्स है कुछ कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी तभी होगा जब सेलेक्ट फ्लावर प्लांट्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कोई फ्लावर को सिलेक्ट करो जिसके अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हो। ये स्टेप्स दे रखी है सारी कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा सकते हैं, कि एक अच्छे फ्लावर जिसमें सारे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हो उसको चूज करो। रिमूव पॉलन ग्रेन फ्रॉम द राइट एंथर्स ऑफ द प्लांट, मतलब उसके जो अच्छा प्लांट है उसके एंथर्स को कलेक्ट करो। डिस्पर्स दिस पॉलन ग्रेन ऑन द मैच्योर स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट, जो हेल्दी प्लांट की स्टिग्मा है उस हेल्दी स्टिग्मा पर उस हेल्दी पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करवाओ। कवर द पॉलिनेटेड फ्लावर्स विद द पॉलीथीन बैग अंटिल फ्रूट और सीड आर प्रोड्यूस। जब तक वो पॉलन ग्रेन उससे फ्यूज नहीं होता उस स्टिग्मा को कवर्ड करो ताकि वो पॉलन ग्रेन बाहर वापस ना निकले। द पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कवर्ड विद द पॉलीथीन बैग टू प्रिवेंट पॉलिनेशन बाय अदर सोर्सेज। नेक्स्ट है दिस सीड्स आर कलेक्टेड केप्ट सेफली एंड आर सोन इन द नेक्स्ट सीजन। अब इन सीड्स को आप कलेक्ट करना, मतलब उससे जो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, फ्रूट और ओव्यूल बनेंगे उन सीड्स को अलग से रख दो। और जब भी इसका सीजन आएगा प्रॉपर इसको ग्रो करवा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है द प्लांट्स ऑब्टेन आर हाइब्रिड ऑफ द प्लांट टेकन फॉर पॉलिनेशन अर्ली। इस वजह से जल्दी पॉलिनेशन में हेल्प देती है। अब मैं यहाँ से ये वाला नेक्स्ट क्लास में लूँगी। अब यहाँ तक के ये पॉइंट्स लिख देना, ये आपकी नोट्स बन जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 पढ़ रहे थे द चेंजिंग अर्थ। इसके अंदर लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे। अर्थक्वेक क्या होता है इसका हमने पूरा पढ़ लिया था क्लियरली। अर्थक्वेक क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके मुख्य पॉइंट को हम फोसी कहते हैं, और जहाँ से ये उगता है मुख्य केंद्र फोसी कहलाता है। उसके बाद जहाँ पर जाके स्टार्ट कह सकते हैं, इसका एंडअप हो जाता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। तो अगर ये लेयर्स के पास में होता है तो जो डैमेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और लेयर्स से दूर होता है यानी कि क्रस्ट लेयर से तो डैमेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अंदर लास्ट एक ही पैराग्राफ रीड करना है, उसको हम देख लेते हैं। Earthquake are among the worst of all natural disaster and the loss of man and material is generally very high। क्या दे रखा है इसके अंदर, Earthquake are among the worst of natural disaster। ये एक प्राकृतिक घटना है, मानवीय घटना नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो पर इसके रीज़न हम लोग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन हो रही है सब हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग। और हम लोग ऐसे बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स नेचुरल जो फोनेमन्स होते हैं वो हो जाते हैं। एंड लॉस ऑफ मैन एंड मटेरियल इज जनरली वेरी हाई। दे कॉज द surface of the earth to shake and even to crack open or subside in places। बिल्डिंग कोलैप्स, देखो क्या दे रखा है, इसकी वजह से हमको क्या क्या, ये कैसे होता है, अर्थ टू शेक एंड इवन टू क्रेक ओपन। क्रेक यानी कि दरारें पड़ जाती है। उसके बाद बिल्डिंग कोलैप्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वह भी गिर जाती है। रिवर्स चेंज कोर्स, नदियाँ अपना रास्ता बदल देती है। ट्रांसपोर्ट पावर एंड वाटर सप्लाई लाइन्स गेट कट। उसके अलावा जहाँ कहीं पर भी अर्थक्वेक आता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पावर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ भूकंप आया है तो वहाँ पर बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। बहुत सारे अगर हो सकता है कि मेन रास्ते पर ऐसा हुआ, क्योंकि किसी न किसी रास्ते से तो वो कनेक्ट होगा, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की और वाटर सप्लाई की ये सारी लाइन्स भी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। क्योंकि जितना नुकसान पृथ्वी की सतह पर ऊपरी तौर पर होता है उतना इंटरनली भी तो होता ही है। एंड गैस लाइन्स ब्रेक, गैस की जो लाइन्स है उनको भी ब्रेक कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाए, टूट जाती है वो। विच कैन रिजल्ट इन फायर। अर्थक्वेक अंडर द सी कैन कॉज सुनामी जेंट वेव्स। ये तो दे रखा है अर्थक्वेक, ये पृथ्वी के बारे में बता रखा है।
अगर इसी प्रकार से अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, समुद्र में आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब देखो आपको एक केस स्टडी दे रखी है, बहुत अच्छी है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पर आते हैं वर्ल्ड में। तो ये हम पढ़ेंगे जापान के बारे में, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर आए दिन मतलब कहते हैं हैबिचुअल हो गए वो लोग वहाँ पे, और उनके मकान जो होते हैं, कभी आप नेट पर सर्च करके देखना, उसी प्रकार से बने हुए होते हैं जो अर्थक्वेक आने पर टूट जाते हैं और उनको फिर से रिपेयर करके वो नए बना देते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, अर्थक्वेक आर वेरी कॉमन इन जापान बट द 2011 अर्थक्वेक वाज द बिगेस्ट इन रिसेंट टाइम्स। क्या दे रखा है, वहाँ पे ये कॉमन है, अर्थक्वेक आना वहाँ पर कॉमन है, लेकिन 2011 में जो वहाँ पर अर्थक्वेक आया था वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। उसके बारे में देखो कितना लॉस उनको हुआ था। द मोस्ट ट्रेजिक पार्ट वॉज दैट दिस अर्थक्वेक कॉज्ड सुनामी विच डिड द बिग लॉस डिस्प्लेसिंग 100 ऑफ पीपल लिविंग इन जापान। अब ये जो पार्ट कह सकते हैं, सुनामी भी वहाँ पे जो सी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम किसके कारण से होती है, सुनामी के कारण से, क्योंकि अचानक से आ जाती है तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वो क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड, एक स्थान से उनको दूसरे स्थान पर, यानी कि उनके भी घर और ये सारे नष्ट हो जाते हैं। द अर्थक्वेक दैट हिट द तोकू रीजन, तोकू पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम है जापान का, 11 मार्च 2011 is one of the deadliest in recent times. It measured 8.2 on the Richter scale. हमने पीछे पढ़ा था रिक्टर स्केल, जिससे हम अर्थक्वेक को चेक करते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तीव्रता के साथ आया था, तो उसमें हमने पढ़ा था 7 से अबोव होगा। तो यहाँ पर तो कितना दे रखा है, 8.2, इसका मतलब बहुत हाई यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। द जापानीज archipelago is located in the area where several continental and oceanic plates meet. This is the cause of frequent earthquake and presence of many volcanoes and hot spring across Japan. Disaster struck again on March 12. वापस एक तो कब आया था, यहाँ पर 11 मार्च को आया था, वापस कब आया था, 12 को आया था, when after 26 hours of earthquake, 26 hours के बाद ही, an explosion in Richter number 1 at the Fukushima Daiichi nuclear power station caused one of the buildings to crumble to the ground. देखो आपको पिक्चर में भी दे रखा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, डाइची न्यूक्लियर पावर का मतलब परमाणु स्टेशन जो होते हैं उसकी जो बिल्डिंग थी वो पूरी इस अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गई थी, क्रम्बल का मतलब टूट जाना, टूट के ग्राउंड पर गिर गई थी। बाय मार्च 22 मोर देन 8,000 वर कन्फर्म्ड डेट। क्या दे रखा है, अब वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन थी तो उसमें 8,600 लोग तो कन्फर्म है वहाँ की गवर्नमेंट के कि वो लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। द नंबर इंक्रीज एज मोर देन 13,000 पीपल वर स्टिल मिसिंग। और क्या दे रखा है, 13,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दे रखा है मोर देन, तो ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि इतने लोग अभी भी वहाँ पे क्या थे, मिसिंग थे, यानी कि जिनके बारे में पता नहीं था ये लोग मरे हैं या फिर कहाँ पे चले गए हैं, उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कह सकते हैं जैसे आप लोगों ने केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में सुना होगा कि जब भी वहाँ पर लोग यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, चट्टानें खिसकती है, भूस्खलन होता है। तब उस समय जब भूस्खलन हो गया तो कितने लोग वहाँ पे, और हर साल ऐसा होता ही होता है। इस साल कोरोना महामारी की वजह से वहाँ की यात्राएं बंद कर दी गई, लेकिन अब तो थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है। जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ का ऐसा कह सकते हैं ये नेचर है कि बहुत ज़्यादा जब लोग बहुत जाते हैं करते हैं तो वो चट्टानें खिसक के नीचे, उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी ये लोग क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए इसके जापान के लोग, क्योंकि वहाँ पर भूकंप क्या होते हैं, आए दिन आते हैं। और अपने यहाँ पर ऑलमोस्ट जो आते हैं, अभी हमारे यहाँ पर रिसेंटली दिल्ली में 2-3 बार आए थे, लेकिन बहुत तीव्रता के साथ नहीं आए थे। तो जिन ऐसी कंडीशन अगर कम कह सकते हैं कि कम रिएक्टर स्केल हो तो हम उसको जो नुकसान उसमें होता है हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसकी भरपाई करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है द चेंजिंग अर्थ, ये पूरा फिनिश हो जाता है। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छी है। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मृदा परिच्छेदिका, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ऊर्ध्वाकार जो काट होता है ना, मृदा की अलग अलग जो परतें होती है, जैसे मृदा की अलग अलग परतें होती है, ये जो काट है इस ऊर्ध्वाकार काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं।
प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग और गहराई, रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। जैसे संस्तर स्थितियाँ A, B, C हमने अलग अलग उसका नाम दे दिया है ना। तो ये जो स्थितियाँ हैं संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। जैसा चित्र के अंदर देख सकते हैं, हमने इसके लिए हमने एक कल प्रयोग भी किया था। कांच की ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाला, फिर मिट्टी डालकर हिला लिया, तो उसके अंदर आपको अलग अलग परतें नजर आएगी। ये परतें वही परतें हैं जो, ठीक है। अब देखिए, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं जिसकी हम खेती करते हैं। मृदा की शीर्ष परत, सबसे ऊपरी परत जो होती है, उसके नीचे वाली परतों को हम नहीं देख सकते। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई को, पार्श्व भाग को देखें तो मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय और किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। देखो, मृदा परिच्छेदिका यानी कि उसकी जो अलग अलग परतें होती है। जैसे आप कभी कुएं को देखा होगा, तो कुएं को आप जब देखें तो आपको अलग अलग परतें नजर आती है, ठीक है ना। तो ये उस समय हमको नजर आती, या फिर कभी घर की कभी नींव खोदते तो उसके अंदर भी हमें अलग अलग परतें नजर आती है, जो वो मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, ठीक है। देखिए आप, इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे या नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी परत संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। जो ऊपरी परत जो होती है वह गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमरस खनिजों से समृद्ध होती है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमरस होती है। जैसे हमने प्रयोग किया था, सबसे ऊपर हमें क्या पाया, घास फूस पत्ता तिनका। तो ये ह्यूमरस सबसे ऊपरी परत जो होती है, ह्यूमरस के अंदर मृदा को उर्वरक बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इस परत की विशेषता, एक तो यह गहरे रंग की होती है, ह्यूमरस पाया जाता है जो मृदा के लिए उर्वरक यानी कि अच्छा है, पौधों और पोषण प्रदान करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल धारण यानी कि यह जल को जल्दी सोखती है, अवशोषण करती है, जिसके कारण जड़ें जो होती हैं वो पानी को ग्रहण कर सकती है। तो इसे शीर्ष मृदा असंस्तर स्थिति कहते हैं। जो ऊपरी परत, ये असंस्तर स्थिति, ये वाली मृदा है, ठीक है ना। तो इस शीर्ष मृदा अथवा असंस्तर स्थिति कहते हैं। मृदा शीर्ष कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करते हैं, यानी कि छोटे छोटे जीव इस स्थिति के अंदर, संस्तर स्थिति के अंदर आवास करते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर, अधिक संस्तर घनी होती है। बी स्तर, ये जो सेकंड वाली जो स्थिति है, इसके अंदर खनिज लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। तीसरी परत देखिए, सी संस्तर स्थिति, जो दरारों और विद्रोह युक्त शेलों के छोटे ढेलों की बनी होती। इस परत के नीचे आधार शेल होता है जो कठोर और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ये जो आधार शेल हो बहुत ही कठोर होता है, इसको खोदना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मृदा परिच्छेदिका का काट पढ़े थे। उसके अंदर अलग अलग स्थितियाँ थी, संस्तर A, B और C, और लास्ट में जो कठोर जो था वो आधार शैली थी। अब देखिए मृदा के प्रकार, मृदा भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थ के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं, यानी कि चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े से। इनमें से बालू और चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा के बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शेल पर निर्भर करता है कि उसके कण बने हुए हैं। इस शेल कणों और हुमस का मिश्रण इस मृदा कहलाते हैं। मृदा की भी एक परिभाषा है। मृदा की परिभाषा क्या हुई, यानी कि किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने, यानी कण बारीक है या मोटे कण है। शेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण है, मृदा कहलाती है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल, केंचुए जैसे जीव मृदा के लिए महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि ये जीव मृदा के लिए अच्छा है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप यानी कि साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यदि मृदा के कणों का अनुपात अधिक होगा तो उसे बलुई मृदा, जो मृदा के कणों का जो अनुपात होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बलुई मृदा। बड़े कण, आप मृदा को देखा होगा बिल्कुल बारीक होती है, चिकनी होती है, बड़े बड़े जो कण होते हैं। रेत देखिए आपने, रेत बड़े कण है,
है ना। तो इस प्रकार जो मृदा के जो कण होते हैं वह अगर बड़े हैं तो बलुई मृदा कहलाएगी, और यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अपेक्षाकृत अधिक है तो वो मृमय मृदा कहलाएगी। जो बारीक है तो उसको हम क्या कहेंगे, मृमय मृदा। और यदि छोटे और बड़ों कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसको हम दुमटी मृदा कहते हैं। मृदा के कण बड़े, बलुई मृदा, ठीक है ना। मृदा के कण अगर छोटे हैं तो हम उसको कहेंगे मृमय मृदा, और मृदा के कण छोटे और बड़े दोनों मिक्स है तो उसको हम दुमटी मृदा कहते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृमय के रूप में किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मृदा 3 प्रकार की होती है। जिसके कण बड़े होते हैं बलुई मृदा, जिसके कण बारीक होते हैं मृमय मृदा, जिसके कण बड़े और छोटे दोनों ही होते हैं दुमटी मृदा। तो मृदा के कणों का आमाप उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जो बालू के कण होते हैं ना वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए स्थान वायु से भरे रह जाते हैं। अगर कण बड़े होंगे तो उसके अंदर निश्चित ही वायु उपस्थित होगी, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है और वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू वातित होती है। बालू के कण के बीच इसके स्थानों पे जल की निकासी तेजी से हो जाती है। हम अगर पानी डालेंगे तो उसमें से पानी बहकर निकल जाएगा। तो बालू के कणों के बीच स्थान में जल की निकासी तेजी से हो जाती है। अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। मृत्तिका है ना, यानी कि चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके कण कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है। बलुई मृदा की विपरीत इनके कण के बीच में सूक्ष्म मात्रा जल रुक जाता है। बलुई मृदा जो चिकनी मिट्टी होती है स्थान कम होने के कारण पानी उसके अंदर रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इनमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रह सकता है। आगे देखिए, पादपों को उगाने के लिए सबसे अधिक शीर्ष मृदा दुमटी, जो सबसे ऊपरी जो परत है दुमटी मृदा, यह पादपों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। दुमटी मृदा बालुई, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा के कणों का मिश्रण होता है। गाद नदी तालाबों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का माप शायद बालू और चिकनी मिट्टी के अमामों के बीच होता है। दुमटी मृदा में हुमस भी होती है। दुमटी जो मृदा ऊपरी जो परत होती है उसके अंदर हुमस की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता। अब देखिए, जल धारण क्षमता के लिए हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। आपके सामने है मृमय, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने इकट्ठे कीजिए, यानी कि तीनों प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनके नमूने एकत्रित कर लीजिए। किसी एक नमूने में मुट्ठी भर मृदा लीजिए, ठीक है, एक एक मुट्ठी ले लीजिए। इनमें से कंकड़, पत्थर, घास फूस इनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसे बूंद बूंद करके जल डालें, इसको गोंथ ले। केवल इतना जल डालें कि मृदा गोल बनाया जा सके। देखिए इस प्रकार अलग अलग प्रकार की मृदा होती है, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए नमूना और जल डालकर ऐसे गोंथ लीजिए, यानी कि मृदा से कार्य करना। अब देखिए, आपने देखिए आप चित्र संख्या बी के अंदर देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं हो। मृदा कहाँ गया, हाँ, गोंथ लीजिए। अब देखो 9.4 यानी कि एक में केवल इतना जल डालने की मृदा का गोल बनाया जा सके। अब देखिए आपने ये जो बनाया है मृदा का गोल बनाए। बी के अंदर ध्यान रखिए ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। चिपचिपा यानी कि आपके हाथों पर नहीं चिपकना चाहिए, ठीक है। मृदा से गोल बनाया जा सके, प्रयास कीजिए। फिर देखिए तीसरा, किसी समतल सतह से उसको गोल एक बेलन के रूप में बेलने का प्रयास कीजिए, इस प्रकार। फिर अगला क्रिया देखिए, इसको एक मृदा के अन्य नमूने के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है, यह निर्णय के आधार पर यह किया जा सकता है कि उससे मनचाही आकृति बना सकते हैं, यानी कि मृदा से हम अलग अलग आकृतियां बना सकते हैं। ये देखिए हमने गोथना किया, पानी इतना डालना है कि वह ज़्यादा पानी नहीं डालें, फिर उसको आसानी से गोद सके, चिपचिपा नहीं हो, उसका गोला बनाकर पेलना कर आकृति बना सके, यानी कि मृदा की हम अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। तो जो हम इस मृदा से अलग अलग खिलौने बना सकते हैं, मटकियाँ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि मृदा के बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो कौन सी होती है, तो हम उसके गुण के आधार पर तय करेंगे कि उसके गुण कौन कौन से। तो कल हम मृदा के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कौन कौन सी मृदा के कौन कौन से गुण होते हैं। आज हमने मृदा के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, तो आप लोग मृदा के अलग अलग प्रकार जो मेन है पॉइंट वो आप कॉपी के अंदर नोट करें और मृदा के अलग अलग प्रकारों को याद करें।
गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 4 समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 4.1 का सवाल को पहला बता दिया था। उसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। आपको कोष्टक में दिए गए मान जो है वो रखने और उसको बताना है संगत है या नहीं, यानी संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर देखना दूसरे का पहला, n+5 बराबर 19। आपको n के लिए क्या रखना है, क्या n के लिए एक रखना है समीकरण संगत समीकरण के हल है या नहीं, समीकरण का हल है या नहीं। ये देखो सबसे पहले आपको ये n के लिए क्या रखना है, एक रखना। देखो n+5 बराबर 19, 6 हो गया, 6 बराबर 19 नहीं हो रहा है, तो ये क्या लिखूंगा, हल नहीं, संगत नहीं है, क्योंकि एक का मान रखने पर क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यू संतुष्ट नहीं कर रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। उसी प्रकार देखो माइनस को रख रहा हूँ, दूसरे में देखना 7n + 5 बराबर 19। आपको n की जगह क्या रखना, -2। ठीक है, n की जगह क्या रखना, -2 रखना, ध्यान से देखना। जहाँ 7 का 7, n की जगह -2 रखना है, इनटू -0 + 5 बराबर 19। 7 का गुणा -2 से करूँगा, -14 + 5 बराबर 19। -14 बढ़ेगा निशान आएगा, -14 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के 9 और 19 बराबर नहीं है, यानी संगत हल नहीं है। ये भी संगत हल नहीं है। देखो लिखना पड़ेगा आपके, संगत समीकरणों के हल है या नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, एक काम ये, अब देखो आगे, ये तो अपन इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब दूसरा इसका एक ट्रिक और है, ये आपने इसका मान रख दिया तो अपने पता लगा। एक ट्रिक और बता रहा हूँ, देखना आपको डायरेक्ट कैसे पता लगा मैं n बराबर 1 इसका संगत हल है या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार देखो मैं बता देता हूँ, 4p - 3 बराबर 13। ध्यान से देखना, अब अपने पास p बराबर 1 रखना है। क्या रखना है, p बराबर 1। अब p बराबर 1 इसका हल ये पता लगाना है। ठीक है, पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक और देखना। सबसे पहले आप लोगों को p का मान निकालना है। p का मान निकालने के लिए आप लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इधर 4p बराबर 13, ये माइनस के कितनी हो जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस के 3 आ गए। क्लियर का p बराबर क्या आ जाएगा, 4p बराबर क्या आ जाएगा, 16। क्लियर, अब अपन को p का मान निकालना है। p के साथ 4 क्या है, घोड़े में, तो इधर आ जाएगा, क्या आएगा, बाद में आ जाएंगे, 4 बाद में आ गए, 4 का बाद में 16, 4। p का मान क्या आना चाहिए, 4। यहाँ p का मान क्या है, 1, तो हल क्या है, नहीं है। यहाँ पे p बराबर 1 क्या लिखूंगा, हल नहीं। p का मान क्या है, 4। ठीक है, इस तरीके से भी इसको अपन हल कर सकते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखना, इसके अंदर इसके जो बाकी वो आपको कर देंगे। सवाल नंबर तीसरा देखना, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, पर्यायक्रम एवं भूल विधि से समीकरण को हल कीजिए। दो समीकरण चीज की आप लोगों को भूल विधि या प्रयत्न विधि से आपको हल करना है। पहला देखना, 5p + 2 बराबर 17। दूसरा सवाल जो देगा वो देगा 3m - 14 बराबर 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, p की वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से देखना, 5p का 5p बराबर 17, प्लस के 2 उधर भेजूंगा, पहले क्या आएगा, माइनस के 2। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो प्लस वाली संख्या उधर जाएगी, क्या आएगी, -2। अब इसको हल करवा दो, 5p बराबर 17 में से 5 2 गए तो 15। 5 और p क्या है, घोड़े में, यानी अपन को p का मान निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, p का मान निकालना है, p आएगा तो 15 का 15। ये 5 क्या है, घोड़े में, बराबर कितना आ जाएगा, क्या आएगा, बाद में आ जाएंगे। अब 5 का बाद को 15 में 5 का 15 कर देता हूँ, तो 3 बार p बराबर क्या आ गया, 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, p बराबर 3। उसमें क्या देखो, 3m - 14 उधर भेजो, क्या आ जाएगा, 4 + 14। आगे देखना, 3m बराबर 4 + 14 लिखोगे 18। ध्यान से देखना, m बराबर क्या आएगा, 18। 3 का गुणा m से किया, क्या आएगा, 3m। 3 जैसे गुणे में इधर आएगा, क्या आएगा, भाग में आ जाएगा, तो m बराबर क्या आ गया, 6। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक
इसी प्रश्नावली का एक सवाल और देख लीजिए, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि कोष्टक निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। आपको समीकरण बनानी है, ठीक है। आपको शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, समीकरण के रूप में बनाना है। समीकरण कैसे बनती है ध्यान से लिखिए। सवाल नंबर चौथे का पहला देखिए, ठीक है। आपको समीकरण बनाना है, समीकरण कैसे बनेगी इसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। संख्या x और 4 का योग, संख्या आपको क्या देगी, x दे देगी, क्या देंगे, x और 4 का योग, यानी x और 4 को जोड़ता हूं, x + 4 लिखा हुआ है, x और 4 का योग 9 है, यानी x और 4 का योग, यानी x में 4 जोड़ता हूं तो मुझे बराबर में क्या मिलता है, 9। ये अपना पहला। देखो आगे इसी प्रकार दूसरा देखो, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर 8, y लिख दिया और 2 घटा दो, तो क्या मिल रहा है, 8, ठीक है। इसी कड़ी में एक और देख लीजिए, a का 10 गुना 70 है। ये जो संख्या है उसका अपन 10 गुना करेंगे वो क्या आएगा, 70, ठीक है। सपोज मैंने a संख्या लिखी यहाँ पे, ये लिखी और a का 10 गुना यानी a × 10, तो a × 10, a 10 को कैसे लिखेंगे, 10 से लिख सकते हैं, या पहले से करो a × 10 करो, a × 10 बराबर 70। a का 10 गुना कितना है, 70। जब a का गुना मैं 10 से करूंगा तो क्या आएगा, 10 से बराबर क्या आएगा, 70। हमेशा ध्यान रखना, चर और अचर का गुणा होता है तो हमेशा संख्या क्या आती है, पहले आती है, ठीक है, और चर बाद में आता है, ठीक है। a का मैं 70 से a का 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 10 से बटा 10 से बराबर 70, ठीक है। a का 10 गुना क्या आ गया, 70। b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। चौथा देखना, b को, इसको b को 5 से भाग देने से, यानी b लिखा हुआ है, b को किससे भाग देना है, 5 से, b को 5 से भाग देना है तो मुझे क्या मिल रहा है, 70। ये मिल रहा है, सॉरी b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त हो रहा है, क्लियर। b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त हो रहा है, यानी b के अंदर आपको क्या करना है, 5 का भाग लगाना है तो मुझे क्या मिल रहा है, 6। ये आपकी समीकरण बन गई, ठीक है। उसी प्रकार देखो आगे और देखो, t का 3/4 15 है, t का 3/4 15 है, t मान लो t लिख दिया, इसका का मतलब क्या है, इंटू 3/4, 3/4 क्या है, 15 बराबर 15। अब क्या करना है, गुणा कर दो, t का गुणा 3 से करूंगा तो क्या आएगा, 3t/4 बराबर 15। ये आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है। आगे देखना इसी प्रकार, आगे बहुत सारे हैं, y के 6 गुने में से सवाल नंबर 8 देख लो, जो क्या 5 8 देख, y के 6 गुने में से 6 घटाते हो तो आपको 60 बनता है। y के 6 गुना, y को 6 गुना है y × 6, ठीक है, कर दिया और में से 6 घटा दो, 6 घटा दो तो क्या मिलेगा मुझे, 60। y के 6 गुने में 6 गुना कर दिया, उसमें 6 घटा दो क्या मिलेगा, 60। y का 6 गुना क्या हो गया, 6y - 6 बराबर 60। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। इसी प्रकार आगे जो भी सवाल है वो आप करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे जो सवाल है वो कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल में अपन क्या लिखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अपन इसका क्या करेंगे, कथनों के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे अपन अभी मैंने आपको बताया उसी तरह से कथन में लिखा जाता है। जैसे अभी कथन में लिखा था अपन ने क्या समीकरण में, अब समीकरण दे कि आपको क्या करना है, कथन बनाना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और आज जो भी पढ़ाया मैंने वो आपको घर पे बैठे हल करने हैं। सवाल नहीं समझ में आया आप पूछो, इस तरह सवाल कैसे होगा, कैसे क्या किया जाएगा, निश्चित रूप से आपका समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, नहीं समझ में आए व्हाट्सएप ग्रुप को भेजिए, सवाल समझ में नहीं आ रहा है या ये यूनिट समझ में नहीं आ रही है, इस चैप्टर समझ में नहीं आया है, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, निश्चित रूप से आपका उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन चल रहा था, थर्ड लेसन दिल्ली के सुल्तान, उसको कंटिन्यू रखते हुए जैसे कि अपन ने कल वाली वीडियो में अपन ने देखा था कि जो सुल्तानों के जो आगे जो सूबेदार एवं मंत्री जो नियुक्त किए जाते थे वो लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को गुलाम बना करके उनको किए जाते थे, जिसके कारण क्या है कि वो जो शासक हुआ करते थे उनकी सारी बातें मानी।
ना। उसी प्रकार से फिर क्या है कि इनमें क्या है कि उच्च वर्ग के लोगों में और इनमें आपस में टकराव होती रहती थी, जिससे राज्य में अव्यवस्था फैलती थी। क्योंकि इन लोगों के होते हुए भी जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षित लोग थे, सुशिक्षित वर्ग थे, उनको छोड़ करके उनको बनाया जाता था। इस कारण से उनमें रोष फैलता और आपस में टकराव होते रहते थे। ये चीज़ अपन ने कल देखी थी। अब आता है सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारी जन। इसके बारे में देखो अपन पढ़ लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कुमार नामक कलाल शराब बनाने वाले और बेचने वाले को, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालिक को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। यानी कि इन लोगों को उन्होंने ऊंचों पदों के ऊपर बिठाया था, जिनको कि उस समय में नीचा माना जाता था। क्यों बिठाया था? क्योंकि इनको गुलाम बनवा करके वो कार्य करवाते थे। तो वो जो गुलाम बने लोग होते थे वो इनके प्रति वफादार रहते थे, इस कारण से उनको बनाया गया था। 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया था। अभी अपन में चल रहा था अपने ये वाला लेसन, यानी कि उस समय सुल्तानों की उन्होंने आलोचना भी की थी, जो उस समय के इतिहासकार वगैरह थे, यानी कि तवारीख जो थे, लिखने वाले जो थे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। पहले वाले जो दिल्ली के सुल्तान शुरुआत में बने थे 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, उनके अनुसार ही जो खिलजी और तुगलक वंश के जो शासक जो आए थे, उन्होंने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। अलग अलग जगह पर इनको नियुक्त किया था। इलाके एकता फैलाते थे, यानी कि भिन्न भिन्न आकार वाले जो सूबेदारों को उन्होंने सेना नायक के रूप में विभक्त किया था, वो उस समय क्या कहलाते थे? एकता फैलाते थे। अब आपके प्रश्न बन जाता है कि भाई एकता क्या होता है? एकता का मतलब क्या है? यही है कि तुगलक शासक यानी कि दिल्ली के पहले के सुल्तान जो थे वो क्या करते? सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में, यानी कि उनके अलग अलग क्षेत्र के सूबेदार बना दिए जाते थे। वो चीज़ कहलाती थी एकता कहलाती थी। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। एकता के अधिकारी जो होते थे, यानी कि सेना को संभालने वाले जो होते थे उस क्षेत्र के, उनको कहा जाता था इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने हितों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब मुफ्ती कहने की इक्तदार जो था उसका क्या काम था कि जो सैनिक अभियान करते थे, सैनिक अभियान है, कोई सा भी आंदोलन है जैसे, उसमें क्या है, उनको उसमें नेतृत्व करना पड़ता, यानी कि दल नायक के रूप में रहना पड़ता था और हितों में कानून व्यवस्थाएं बनाए भी रखना था। यानी कि वो जो इलाके जो थे उसमें कानून व्यवस्था भी ढंग से बनाए रखना उनका कार्य रहा करता था। अब ये प्रश्न बहुत सारे बनते हैं आपसे, एकता क्या होता है? दूसरा, इक्तदार और मुफ्ती कौन होते हैं, यानी कि क्या है ये, क्या शब्द है ये चीजें आती है, आपको ध्यान में रखना है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अब ये क्या करते थे? अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में, यानी कि सैनिकों को ये सेवाएं तो देते थे, तो ये उस समय क्या करते थे? वहाँ के जो क्षेत्र के जो किसान वगैरह जो लोग होते थे वो क्या करते थे? उनसे वेतन में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व वसूली किया करते थे, यानी कि कर वसूल किया करते थे। उस कर से वो क्या करते थे कि अपना भी भरण पोषण करते थे, यानी कि अपना काम भी चलाते थे और जो सैनिक जो होते थे उनको भी क्या करते थे? पगार दिया करते थे, उनको तनख्वाह भी उसी में से देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। अब देखो, मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का प्रभावी तरीका कौन सा था? सबसे यानी कि अच्छा जो तरीका उनके हिसाब से था वो था कि ये जो मुफ्ती का जो पद जो था ये क्या है कि वंश के अनुसार नहीं होना चाहिए। ये बार बार क्या है, समय समय पर इसको बदलना चाहिए, यानी कि किसी भी वंश का हो नया व्यक्ति वहाँ पर आ सकता है। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, यानी कि जब भी हटाना चाहते थे उसको हटा दिया करते थे और उसकी जगह पर नया व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन
होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा जोखा भी ये लोग किया करते थे। अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूले और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे, यानी कि उतना ही कर वो वसूल कर सकता है जितना कि वो सैनिक है उनकी संख्या के अनुसार देते हैं, उनको वो कितनी तनख्वाह दे सकता है, इस हिसाब से वो वहाँ पर कर वसूला करते थे। फिर आता है अपने जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। यानी कि धीरे धीरे क्या हो गई, इनकी जो सेना जो है वो प्रबल होती गई और इन्होंने क्या करा, जो जमींदार है, जो व्यापारी लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनको भी क्या कर लिया, अपने अंदर मिला लिया। उनको यानी कि जबरन बांधी करके उन्होंने अपने क्षेत्र में मिलाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का भी अधिकार भी छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। ठीक है, अब इसके आगे जो अपन इस पैराग्राफ को है जो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से देखेंगे और जितना अपन ने आज पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और जो ये मैंने अभी लाइनें करवाई है तुमको, एकता क्या है, मुक्ति क्या है, तो ये चीज़ें आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट करनी है और याद रखना है क्योंकि छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू।